माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ई लर्निंग क्लास में बच्चों आज आपका स्वागत है। मैं संगीता गुप्ता, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद से हूँ। मैं क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश में आपको टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच के विषय में जानकारी दूंगी। फिगर ऑफ स्पीच बच्चों आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है। अब तक इसे आप अलंकार के रूप में पढ़ते हुए आए थे। हिंदी विषय में आप जो अलंकार पढ़ते थे, आज उसको हम इंग्लिश में आपको फिगर ऑफ स्पीच के विषय में बताएंगे। फिगर ऑफ स्पीच क्या है? ये फिगरेटिव लैंग्वेज है। ये हमारे को सुशोभित करती है, अलंकारित करती है। जैसे बच्चों शादी ब्याह या कुछ और भी फंक्शन होते हैं, उसमें हम किसी भी चीज़ को अलंकृत करते हैं तो उसी को हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच में जो ये हमारी फिगरेटिव लैंग्वेज है, ये क्विकर, इफ़ेक्टिव और विविडली के रूप में आपको देखने को मिलेगी। अब इसकी जो फिगर ऑफ स्पीच की मेन डेफिनेशन है, क्या है फिगर ऑफ स्पीच, जिसे आप अलंकार कहते हैं और आप लोग अब तक पढ़ते हुए आए हैं। डेफिनेशन: ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए ग्रेटर इफेक्ट। फिगर ऑफ स्पीच जो है, द फंक्शन ऑफ पोइट्री इज टू गिव प्लेजर एंड it is with this end in view that the poet uses meter or rhythmical language. It is also with this very purpose that he uses figure of speech. Next, a figure of speech decorates the language of poetry and gives it force and clarity. Figure of speech हम जब पोएम पढ़ते हैं तो ये हमारी पोइट्री को इफ़ेक्टिव बनाता है और ये हमारी पोइट्री में क्लियरिटी लाता है और हमारी पोएम को सुंदर भी बना देता है। इसलिए इस फिगर ऑफ स्पीच को हम अलंकार भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच 7 प्रकार के होते हैं। इसके 7 टाइप्स होते हैं। सिमली, मेटाफर, 3rd पर्सोनिफिकेशन, 4th एपोस्ट्रॉफी, 5th ऑक्सीमोरन, 6th हाइपरबोल एंड 7th ओनोमेटोपोइया। इसमें सिमली को हम उपमा भी कहते हैं। आपने हिंदी में पढ़ा होगा अलंकार, उपमा अलंकार। नेक्स्ट मेटाफर, रूपक भी पढ़ा होगा। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण होता है। एपोस्ट्रॉफी संबोधन कहते हैं इसको। और ऑक्सीमोरन में इसको विरोधाभास कहते हैं। हाइपरबोल अतिशयोक्ति। और नेक्स्ट है एंड लास्ट ओनोमेटोपोइया ध्वनि सूचक। अब हमारा पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमली, जिसको हमने आपको उपमा बताया। सिमली क्या है? ए सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स of different kinds which have at least one point in common. In this figure of speech, words of comparison as like, so are used. ये जो figure of speech है, इसमें हम जैसे लिखा है comparison is made between 2 ऑब्जेक्ट्स हों या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों। विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, बट उनमें कहीं ना कहीं एक में समानता जरूरी है। इसीलिए जब उस सेंटेंस में इसकी पहचान है, जो हम कैसे सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसमें एज, लाइक, सो का हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने बताया थिंग 1 और थिंग 2, हमारे पास 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं बट 1 थिंग इन कॉमन। उसमें एक चीज़ अवश्य कॉमन होगी, सामान्य होगी, जिससे हम पहचानेंगे सो, एज, लाइक कि ये हमारा सिमली है। जैसे एग्जाम्पल है लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम। जैसे हमने बताया लाइफ एंड ड्रीम, ये 2 ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, लाइफ एंड ड्रीम।
इसमें समानता क्या है? लाइफ, हमने अपना जीवन नहीं देखा है कि हमारा जीवन क्या है। ड्रीम, स्वप्न भी हमने कभी अपने आँख खोल के नहीं देखा कि हमारा क्या स्वप्न है। स्वप्न आता है और चला जाता है। तो एक चीज़ दोनों में कॉमन है, इसलिए हमने इसमें लाइक का यूज़ किया है। जैसे मैंने बताया, सो एज लाइक, तो इस सेंटेंस में आपने लाइक देखा, ये हमने इस सेंटेंस को रिकॉग्निशन भी कर लिया कि लाइक आई कम। नेक्स्ट, द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन। इसी तरह इस सेंटेंस में भी द नाइट इज डार्क, रात्रि क्या है? अंधकारपूर्ण है। और पत्थर कैसा है? ब्लैक है। ब्लैक पत्थर और अंधकारपूर्ण रात्रि, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, बट उसमें समानता क्या है? दोनों अंधकारपूर्ण हैं, तो हमने एज का यूज किया। नेक्स्ट है, लाइक समर टेम्पेस्ट केम हर टीयर। इसमें भी यही, समर टेम्पेस्ट केम हर टीयर, इसमें हमने रिकॉग्निशन लाइक से किया। इसी प्रकार सिंपली जो हमारा ये उपमा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें हमें मेन ध्यान रखना है सो, एज, लाइक, इन तीनों वर्ड का हमको ध्यान रखना है। अब सेकंड आता है मेटाफर, जिसको हम लोग रूपक कहते हैं, और आपने हिंदी में रूपक अलंकार पढ़ा भी है, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से इस वर्ड से परिचित भी हैं। मेटाफर क्या है? ए मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच two things are compared but words of comparison are not used। मेटाफर में भी हमारे पास दो या अधिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बट उसमें जो शब्द वर्ड जो यूज़ होते हैं वो शो नहीं होते, वो हमें दिखाई नहीं देते। इसीलिए जैसे इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सो, एज, लाइक को हमने इसमें क्रॉस कर रखा है क्योंकि इसमें समानता नहीं है। सो, एज, लाइक जो वर्ड हम बोल रहे हैं उसको शो नहीं करेंगे। जैसे द कैमल इज़ ए शिप ऑफ डेजर्ट, इसमें कैमल और शिप जो हैं ये मेटाफर को हमें शो कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, परंतु इसमें जो हमारा वर्ड है वो शो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, रंजीत सिंह वाज द लॉयन ऑफ द पंजाब। अब लॉयन और रंजीत सिंह भी अपने समय के एक महान योद्धा थे, और लॉयन तो होता ही है शेर, राजा, जंगलों का राजा होता है, तो इसलिए इसमें रंजीत सिंह और द लॉयन दोनों का कंपैरिजन किया है, बट इसमें वर्ड शो नहीं किया है। नेक्स्ट, लाइफ इज ए ड्रीम, सेम थिंग, लाइफ इज ए ड्रीम, जो हमारा जीवन है वो एक स्वप्न है, इसमें वो भी शब्द इसमें भी नहीं शो किया गया है। तो इसलिए जो ये मेटाफर रूपक अलंकार है, इसमें हम समानता जरूर करते हैं टू ऑब्जेक्ट्स की, बट वो वर्ड को शो नहीं करते हैं। थर्ड है पर्सोनिफिकेशन, इसको हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। Personification is that figure of speech in which lifeless objects and abstract ideas are thought of as living being। इसमें एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जिसमें हम जो निर्जीव होता है उसको हम सजीव मान लेते हैं, नॉन लिविंग को लिविंग मान के हम सेंटेंस को फॉलो करते हैं। जैसे इसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ होती है, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़ को शो करते हैं, जैसे इमोशंस, डिज़ायर्स और सेंसेशंस। कितनी थिंग्स होती हैं? दो थिंग्स होती हैं, ह्यूमन क्वालिटीज़, ऑब्जेक्ट्स या और आइडियाज़, इमोशंस, डिज़ायर्स एंड सेंसेशन। इसमें एग्जाम्पल्स, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस क्या है? नॉन लिविंग है। अनुभव कोई लिविंग थिंग तो है नहीं, नॉन लिविंग है। और टीचर तो लिविंग थिंग है। तो इसका कंपैरिजन, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, इसको पर्सोनिफिकेशन रिकॉग्नाइज किया है। द सन स्माइल्ड एट अस। अब सूरज जब हमको दिखता है तो वो क्या मुस्कुराता है? तो एक इसमें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग जो हमको पर्सोनिफिकेशन की पहचान बताता है।
ऑथोरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग, सेम थिंग, इसमें भी यही चीज़ें हैं। हमें मेन पर्सोनिफिकेशन में इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इमोशन, डिज़ायर्स और सेंसेशन जरूर होगा। फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी को हम हिंदी में कहते हैं संबोधन। किसी भी चीज़ को जब हम संबोधित करते हैं तो हम रुकते हैं और रुकने के बाद हम एक उसमें मार्क लगाते हैं जिसको हम कहते हैं विस्मय बोधक मार्क। इंग्लिश में हम कहेंगे उसको एक्सक्लेमेशन मार्क। एन एपोस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। एपोस्ट्रॉफी जो है संबोधन, हमको किसी भी चीज़ को कहने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। जैसे कहते हैं हुर्रा, हुर्रा के बाद हम उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। और ब्रेवो, तो अब हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। इसी प्रकार इसमें जैसे वर्ड ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, इसमें क्या लगा है, हर वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। इससे ये हमारी पहचान है कि एपोस्ट्रॉफी सेंटेंस को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है ऑन हुज लास्ट स्टेप क्लाइम। ऑन हुज लास्ट स्टेप, ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्लाइम। तो हमारी इसकी मेन पहचान एपोस्ट्रॉफी की है एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर हमारा कोई एग्ज़ाम में सेंटेंस आता है और उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो आप उसको एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच लिख सकते हैं। लास्ट है ओ लिबर्टी, व्हाट क्राइम्स आर कमिटेड इन द नेम्स। ओ लिबर्टी, लिबर्टी आज़ादी, तो इसमें हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, व्हाट क्राइम्स आर कमिटेड इन द नेम्स। एपोस्ट्रॉफी की मेन पहचान है एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको हम विस्मयबोधक अलंकार भी कहते हैं। अब फिफ्थ है ऑक्सीमोरोन, विरोधाभास। विरोधाभास में क्या होता है, एन ऑक्सीमोरोन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। अपोजिट आइडियाज, देखिए विरोधाभास, ये अपने वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। हिंदी का जो वर्ड है विरोधाभास, ये वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि दो अपोजिट वर्ड्स कोई भी होंगे तो वो हमारी पहचान ऑक्सीमोरन की करेगा। जैसे अपोजिट वर्ड में गुड है, गुड का आप बैड, आपको सेंटेंस में पहचान हो जाएगी कि ये फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन है। जैसे ओपन, ओपन, क्लोज, ये पहचान हो जाएगी। इसको हम सीक्रेट के रूप में भी कर सकते हैं। तो ये जो ऑक्सीमोरन सेंटेंस है ये विरोधाभास यानी अपोजिट वर्ड का हमें मेन रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अपोजिट वर्ड को हम एंटोनिम्स भी कहते हैं। अभी तक आप लोगों ने अपोजिट वर्ड सुना होगा विलोम शब्द, इसको हम एंटोनिम्स भी कहते हैं। और आपकी जो 11th-12th में है अपोजिट वर्ड को एंटोनिम्स के ही नाम से जाना जाता है, उसमें कहीं हम अपोजिट वर्ड का यूज़ नहीं करते। इसमें एग्जाम्पल, लव इज़ बिटर स्वीट। अब देखिए बिटर स्वीट, खट्टा मीठा या कड़वा मीठा, कुछ भी आप दो अपोजिट वर्ड ऐसे लेंगे जो आपके आराम से यूज़ हो रहे हैं। अ प्लीजिंग पेन ऑफ लव, पेन एंड लव, देखिए दोनों अपोजिट वर्ड हो गए। इसी प्रकार थर्ड है ए बॉय इज़ रेगुलरली इरेगुलर। हर एक जगह, हर सेंटेंस में, एवरी सेंटेंस में आपको विरोधाभास पाया गया है। ऑक्सीमोरन, अपोजिट वर्ड, रेगुलरली एंड इरेगुलर। हाइपरबोल, नेक्स्ट है हमारा हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। हाइपरबोल अतिशयोक्ति, गॉसिप करना, जो आप लोग क्लास में करते हैं गॉसिप, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कह देना, उसको हम कहते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग और पर्सन्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर
or less, better or worse than they actually are. अब इसमें जो है ग्रेटर, लेस, बेटर, वर्स, ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह देना उसको हम हाइपरबोल कहते हैं। एग्जिजरेट, ओवरस्टेट, यानी हम एक्साइट हो जाते हैं किसी भी बात को करने के लिए। क्लास में कोई भी बात होगी छोटी सी, उसको हम इतना बढ़ा देते हैं कि वो हमें गॉसिप सी लगने लगती है। स्टेटमेंट क्या होता है? एक्सप्रेसिंग समथिंग, कुछ भी कह सकते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल है, शी शेड ओशियन ऑफ टीयर्स। बच्चे कहते हैं क्लास में, मैडम आज उन मैडम ने इसको इतना डांटा कि समुद्र भर गया, या बाल्टी भर गई, या इतना रोई है मैडम आज ये क्लास में बहुत रोई, थोड़ा सा ही डांटने पे इतना ज़्यादा रोई। तो ये क्या है? गॉसिप है, हाइपरबोल। ये आपका फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हुआ? हाइपरबोल। शी शेड्स ओशियन ऑफ टीयर्स। नेक्स्ट, रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। अब इसमें बताया है कि युद्ध में जो है हमारी नदी खून से भर गई, खून से भर गई, ये भी एक गॉसिप लग रहा है, तो इसको हम हाइपरबोल के रूप में रिकॉग्निशन करेंगे। द वेव्स रोल्ड माउंटेन्स हाई। लहरें इतनी रोल होकर गईं कि वो पहाड़ों की ऊंचाइयों तक पहुंच गई। ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग भी गए होंगे बीच वगैरह पे, कहीं पे वेव्स देखी होंगी, ऐसा तो कहीं नहीं होता है। तो किसी भी चीज़ को जब हम बड़ा चढ़ा के कहते हैं, गॉसिप करते हैं, क्लास में बैठ के आप लोग क्या करते हैं? क्लास में आके गॉसिप करते हैं। काम की बात तो करेंगे नहीं, काम की बात करें तो कुछ पढ़ाई करें। तो हाइपरबोल हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया एक ध्वनि सूचक होता है, जिसको हम ओनोमोटोपोइया इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग। इसका अर्थ क्या है? जैसे किसी की भी साउंड, बर्ड की हो या एनिमल्स की हो, साउंड जो आती है उसको हम कहते हैं ओनोमोटोपोइया। जैसे ग्रंट, ग्रंट गोज द हॉग। ये ग्रंट, ग्रंट क्या है? हॉग हम पिग को भी कहते हैं, तो ये उसकी साउंड है। द डॉग बार्क, बार्क जैसे भौंकने की आवाज़। मरमरिंग ऑफ बीज, मक्खियाँ क्या हैं? मरमरिंग, कान पे जब बोलती हैं या जब झुनझन झनझन करती हैं तो वो ऐसा लगता है कि मरमरिंग। तो ये जो साउंड आ रही है ये हमारी ओनोमोटोपोइया है। अब ओनोमोटोपोइया जो मैं ध्वनि सूचक अभी आपको बताया, इसकी आप क्राइज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये आप याद कर लें और नोट भी कर लें कि कैसी कैसी और क्या साउंड्स हैं। An ass brays, a bird twitters, a cat mews, म्याऊ बोलती है बिल्ली। A cock crows, a crow crays, an elephant tramps। ये साउंड्स मेरे भी मुंह से एक अंदर से निकल रही है, इस पे आप ध्यान दीजिए। A snake hisses, हिसेस, उसकी जो साउंड आती है हिस, ऐसे जब भी आप सुनेंगे ध्यान से तो वो ऐसी लगेगी हिस साउंड। ए पैरेट टॉक्स, सबको मालूम है क्योंकि पैरेट लोग घरों में पालते हैं तो वो बोलता है, जैसा आप बोलेंगे पैरेट भी वैसे ही बोलता है, तो वो एक उसकी साउंड है। ए लॉयन रोर्स, सबको मालूम है जंगल में शेर रहता है, वो क्या करता है? दहाड़ता है, तो वो हमारा ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। लास्ट, ए गॉड ब्लीड्स, ये हमारी ओनोमोटोपोइया की क्राइज हैं, साउंड है, आवाज़ है। कैसे? ये हमारी आप पहचान करेंगे, अगर कोई साउंड आती है तो आपका ये सेंटेंस ओनोमोटोपोइया होगा। अभी जो मैंने आपको 7 फिगर ऑफ स्पीच बताई, उनकी अब ये एक्सरसाइज है जो मैं आपको फिर से एक बार समझाऊंगी और इसे आप कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और समझेंगे भी। 7 फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सी हैं एक बार मैं आपको रिवाइज कर दे रही हूँ। सिमली फर्स्ट,
सेकंड मेटाफर, थर्ड पर्सोनिफिकेशन, फोर्थ एपोस्ट्रोफी, फिफ्थ ऑक्सीमोरन, सिक्स्थ हाइपरबोल एंड सेवेंथ ओनोमेटोपोइया। ये जो मैंने आपको 7 टाइप्स फिगर ऑफ स्पीच के बताए हैं, इन्हीं 7 फिगर ऑफ स्पीच में इन सेंटेंस में आपको बताना है और लिखना भी है। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। बट एग्ज़ाम में क्या है बच्चों, ये सेंटेंस भी आ जाते हैं कि आप इनको पहचान करके लिखिए, बट डेफिनेशंस भी आ जाती हैं कि जैसे सिमली या मेटाफर की डेफिनेशन आ गई, आप उसको लिखिए और 1 या 2 कोई भी एग्जाम्पल भी लिखना होता है। शी इज़ एज फर्म एज रॉक, सिमली। ये हमने कैसे आपको पहले बताया था, सिमली में एज, लाइक, सो, ये हमारे सेंटेंस की पहचान है। तो ये हमारा सिमली सेंटेंस हो गया, फिगर ऑफ स्पीच। सेकेंड, रिवेंज इज ए काइंड ऑफ विल्ड जस्टिस, मेटाफर। इसमें मैंने आपको बताया था कि 2 ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं बच्चों, बट उसमें जो वर्ड होता है वो शो नहीं होता है। जैसे सिमली में किसी एक वर्ड की, एक थिंग की समानता होती है, बट मेटाफर में वो चीज़ नहीं होती है। सो एज लाइक का यूज़ नहीं करते हैं और इसमें जो वर्ड होता है वो यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट, ए लाई हैज़ नो लेग्स, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में भी 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक लिविंग और नॉन लिविंग। जैसे इसमें लाई, लाई होता है झूठ, और नो लेग्स जिसके कि कोई पैर नहीं होते। लिविंग और नॉन लिविंग जिसको हमने पर्सोनिफिकेशन शो किया है। लव इज़ ब्लाइंड, कहते हैं प्यार अंधा होता है, तो इसमें लव इज़ ब्लाइंड, लिविंग और नॉन लिविंग पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है फिफ्थ, ओ कैप्टन, माई कैप्टन, अवर फियरफुल ट्रिप इज डन, एपोस्ट्रॉफी। बच्चों ये जो सेंटेंस है, ओ कैप्टन, माई कैप्टन, अवर फियरफुल ट्रिप इज डन, ये अगर आप अपनी पोइट्री की बुक में देखेंगे तो ओ कैप्टन, माई कैप्टन आपकी एक पोयम है जिसमें कि आपको ये वाली लाइन देखने को मिलेगी। और जब ये वाली लाइन उस वाली पोयम में आए तो आप उसमें नीचे कमेंट्स में, जब एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद नीचे कमेंट्स डालते हैं, तो इस लाइन को लिख के आप उसमें उसको एपोस्ट्रॉफी शो कर सकते हैं कि दिस लाइन इज द फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रॉफी। तो ओ कैप्टन, माई कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, यानी जो हमारे कप्तान हैं उनकी जो संकटपूर्ण यात्रा है वो समाप्त हो चुकी है। एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है संबोधन, उसमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ये हमारी सेंटेंस की मुख्य पहचान है। हमें एक्सक्लेमेशन मार्क का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर हम ये ध्यान रखेंगे तभी हम सेंटेंस को सही से पहचान कर पाएंगे। 7 है, माई चीक्स ग्रो कोल्ड एंड हियर द सी। अब इसमें बताया है कि जैसे हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है, जैसे मैंने आपको बताया था अतिशयोक्ति, किसी भी चीज़ को बड़ा चढ़ा के कह देना। इसी तरह इस वाले सेंटेंस में कहा है माई चीक्स ग्रो कोल्ड एंड हियर द सी। इतना गॉसिप कर दी है कि वो अपने आप में लग रहा है कि ये हमारा हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है। द स्नेक्स आर हिसिंग एंड द बीज आर बजिंग। अभी मैंने आपको बताई थी साउंड, इसमें क्या हिजिंग, बजिंग, मरमरिंग, ये जो वर्ड्स आते हैं हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से भी एक साउंड निकलती है, उसी को हम ओनोमेटोपोइया कहते हैं। अब नेक्स्ट है एंड ब्यूटी बोर्न ऑफ मरमरिंग साउंड। फिर वही मरमरिंग, आप लोग दूर से ही पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस ओनोमेटोपोइया है क्योंकि इसमें मरमरिंग आवाज़ निकल रही है। अब नेक्स्ट है दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ऑक्सीमोरन।
जैसे आपको मैंने पहला बताया था कि ऑक्सीमोरन को हिंदी में कहते हैं विरोधाभास, जो कि अपने शब्द से ही प्रकट हो रहा है कि विरोध, यानी दो अपोजिट वर्ड्स, कोई भी वर्ड्स होंगे अपोजिट में होंगे उस सेंटेंस में, जिससे आप ये पहचान लेंगे कि ये विरोधाभास है और ऑक्सीमोरन सेंटेंस है। जैसे दिस इज एन ओपन सीक्रेट, आपको अगर याद हो तो मैंने जब आपको ऑक्सीमोरन सेंटेंस समझाया था तो उसमें आपको मैंने बताया था कि ओपन का क्लोज भी होता है और ओपन का सीक्रेट भी होता है। तो वही इसमें 10th वाले सेंटेंस में है, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। ऑक्सीमोरन, ओपन एंड सीक्रेट, दो हमारे अपोजिट वर्ड्स आ गए। 11th, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटीएस्ट। जूलियस सीजर का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा, ये एक विलियम शेक्सपियर का है, जिसको हम जब बोलते हैं ओ जूलियस सीजर तो अपने आप में लगता है कि ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो हम जब ये देखते हैं ओ जूलियस सीजर एक्सक्लेमेशन मार्क को देखकर हम कहते हैं ये एपोस्ट्रॉफी है। एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है संबोधन। बच्चों, आज मैंने ये आपको 7 फिगर ऑफ स्पीच बताए हैं। फिगर ऑफ स्पीच कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है बच्चों, जो आप लोग अभी तक हिंदी में पढ़ते आए थे अलंकार, उसी को हमने आज आपको फिगर ऑफ स्पीच के रूप में पढ़ाया है। और ये फिगर ऑफ स्पीच 7 होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है बच्चों, इनको आप ध्यान से समझना और लिखना। अगर कोई समस्या हो तो आप नेक्स्ट क्लास में मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।